जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज लेक्चर 87 और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वाइंडिंग अप में। एक तो कल के लेक्चर में जो कंसेप्ट पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है छोटा सा। फिर इसके बाद हम फर्दर जो कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं, एक रिपोर्ट बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर। कल हमने स्टडी किया था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू ऑफिशियल लिक्विडेटर। आज हम स्टडी कर रहे हैं रिपोर्ट बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर। और मैंने कल ही कंसेप्ट बिल्ड कर दिया था कि रिपोर्ट बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर में अक्सर कंटेंट्स वही हैं जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू ऑफिशियल लिक्विडेटर में। सिर्फ उन्हीं को रिफाइन करके, उन्हीं को वेरीफाई करके लिक्विडेटर वो रिपोर्ट फाइनल करता है और कोर्ट को सबमिट करवा देता है, और जिसको मज़ीद करवानी हो जैसे रजिस्ट्रार को भी। मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, रीडिंग असाइनमेंट, कि आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू ऑफिशियल लिक्विडेटर और रिपोर्ट बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर के दोनों के कंटेंट्स को पढ़ना है और देखना है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। पढ़ के आए हैं? कितने स्टूडेंट्स पढ़ के आए हैं ये दोनों के कंटेंट्स? ये ले। और कितने स्टूडेंट्स हैं जो एक कम से कम कंटेंट पढ़ के आए हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू ऑफिशियल लिक्विडेटर? चले, शुक्र है, एक तो पढ़ा है ना। ये भी बड़ी बात है। ये आपने ये कर लिया, ये भी बड़ी बात है। दोनों पढ़े हैं, शाबाश शाबाश। तो आज हम रिपोर्ट बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर के बारे में स्टडी करेंगे। ऑफिशियल लिक्विडेटर रिपोर्ट कब किसको जमा करवानी है और इसमें क्या चीजें लिखी होंगी। फिर इसके साथ ही जैसे ही रिपोर्ट कोर्ट को जमा होगी, इसके साथ ही हमारा वो ये जो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट है इसका कंसेप्ट खत्म। फिर इसके बाद हमने अदर मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप स्टडी करने हैं। अदर मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप कौन से हैं? अदर टोटल 3 मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप बताए थे ना। वॉलंटरी वाइंडिंग अप बाय कोड, तो इसके बाद वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोड, और वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप बाय कोड में सारे फैसले कोड करता है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप में सारे फैसले कंपनी, उसके मेंबर्स, क्राइटेरिया वगैरह मिलकर करेंगे। और वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोड में 50-50 नहीं, काम सारे कंपनी ही करेगी, डायरेक्टर्स वगैरह, कोड सुपरवाइज करे। लेकिन कोड के पास वो सारी पावर्स होंगी जो वाइंडिंग अप बाय कोड में होती है। यानी अगर सुपरविजन में कोड को लगे ना लिक्विडेटर सही नहीं पॉइंट किया, तो वो उसको रिप्लेस करके अपना ऑफिशियल लिक्विडेटर भी पॉइंट कर सकता है, सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोड। और फिर हम स्टडी करेंगे कन्वर्जन ऑफ मोड ऑफ वाइंडिंग अप, कि एक मोड ऑफ वाइंडिंग अप दूसरे मोड में कन्वर्ट हो सकता है क्या? वॉलंटरी वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन में कन्वर्ट हो सकती है, सब्जेक्ट टू सुपरविजन वाइंडिंग अप में कोड में कन्वर्ट हो सकती है। भाई अगर एक वाइंडिंग अप चल रही है, वो सही तरीके से नहीं हो रही, तो उसे अपग्रेड करके किसी दूसरे मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। अपग्रेड कर सकते हैं, डाउनग्रेड नहीं कर सकते। यानी ये नहीं है कि जो वाइंडिंग अप बाय कोड होगी उसको आपने वॉलंटरी वाइंडिंग अप में ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, वॉलंटरी वाइंडिंग अप को एप्लीकेशन दे कोड को वो कर सकते हैं। तो ये कन्वर्जन ऑफ मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप की बात करते हैं। तो आज हमने 4 छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी हैं, इसके साथ हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन MCQs अभी रह जाएंगे, आज की असाइनमेंट रह जाएगी, वो जाहिर है फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करनी है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर से ही आपकी रिवीजन भी, यानी आज आपको जो होम असाइनमेंट दी गई है उसमें रिवीजन प्लान शामिल है। रिवीजन प्लान पूरे महीने का नहीं, वो तो आपको जब घर भेजने लगेंगे तब देंगे। रिवीजन प्लान ये कि अब हमने आज से ही, आज घर जाएंगे आप तो आप रिवीजन शुरू हो जाएगी। रिवीजन फिर अगला 1 हफ्ता पहली रिवीजन चलेगी, फिर उसके बाद दूसरी रिवीजन चलेगी। पहली रिवीजन MCQs के थ्रू होगी, दूसरी रिवीजन किसके थ्रू होगी? पास पेपर्स के थ्रू। लेकिन पास पेपर तो पूरे सेशन में करते आए हैं हम, लेकिन दो नहीं, एक ही सीटिंग में सारे चैप्टर्स, ये नहीं किया। ये मल्टी प्रोसेसिंग भी तो करवानी है आपको, ठीक है। वो स्टूडेंट कहते हैं ना सर वीकली टेस्ट में हम पास होते जाते हैं, लेकिन ICAP के टेस्ट पेपर में पास नहीं हो पाते। इसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह यह है कि आपका जो क्राइटेरिया है, स्टैंडर्ड है टेस्ट सेट करने का, वो ठीक नहीं है। घटिया से टेस्ट हमें दे देते हैं, प्रैक्टिस करवा लेते हैं, जिसमें आसानी से पास हो जाते हैं, और ICAP में जाते हैं तो उड़ जाते हैं। एक रीज़न ये भी है एक रीज़न और भी है। वो रीज़न क्या है? जो आपके वीकली टेस्ट होते हैं ना, वो सिंगल चैप्टर में से होते हैं। आपका माइंड जो है ना मल्टी टॉपिक्स को हैंडल नहीं करने की प्रैक्टिस नहीं कर पाता, ठीक है। वो प्रैक्टिस होती है आपके असेसमेंट टेस्ट में 1 2
टर्म टेस्ट 1 2 या मॉक में, जो कि आपने नहीं दिए होते, क्योंकि आप कहते हैं नहीं पूरी एक दफ़ा अच्छे तरीके से तैयारी कर लूँ फिर ये टेस्ट अटैम्प्ट करूंगा ताकि अच्छी परफॉर्मेंस हो, ना वो तैयारी होती ना टेस्ट देने की नौबत। लेकिन ICAP का पेपर जो होता है उसमें पूरी बुक आपको एक सिटिंग में सारी बुक के कंसेप्ट रिवाइज करने होते हैं। तो जैसे आपका माइंड उसने पूरे सेशन में प्रैक्टिस की होती है ना, उसी तरीके से एग्जाम में भी चलता है। पूरे सेशन में जब कभी आप टेस्ट देने के लिए बैठे सिर्फ एक चैप्टर के बारे में सोचते थे और आपको हर क्वेश्चन में ये हिंट पता होता था कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है। लेकिन जब पूरा पेपर सामने आता है ना, फिर आपको ये भी सोचना पड़ता है कि किस चैप्टर का, उसमें फिर डिफरेंट चैप्टर मिक्स हो रहे होते हैं, डिफरेंट चैप्टर्स मिक्स हो, वो प्रैक्टिस करवानी है आपको। तो पास्ट पेपर्स रिवीजन थ्रू पास्ट पेपर होता है, पूरा का पूरा पास्ट पेपर डिस्कस, ठीक है। तो 2 रिवीजन करवानी है। अभी आज ये नहीं समझ, आज घर जाके ये नहीं कहना सिलेबस खत्म तो क्लासेस खत्म, सिलेबस खत्म क्लासेस नॉट खत्म, क्लासेस जारी, ठीक है। हाँ जी, तो जी सिलेबस खत्म हो रहा है, आज सिलेबस खत्म हो रहा है। सर वो चाय तो आ रही है लेकिन दे दिया ना ऑर्डर। अच्छा, चाय जितनी देर में आनी होगी क्लास का टाइम निकल जाना है। सर जी मैंने आपको आते ही कहा था, आपने कहा था मैंने कहा हुआ है, मैंने आपको गेट पे सर बहुत टाइम आज वो पक्का जी सर, आज 20 मिनट पे आप ये तो नहीं कहेंगे हमने दूसरी क्लास में जाना है, पक्की बात है। बट ठीक है, फिर जहाँ के मेरा भाई टीए से कह दो, ये से कह दो चाय साथ टीए को भी बुला लेना, साथ टीए कर लेते हैं साथ। तो अभी हम स्टडी करने लगे हैं पहले पास्ट पेपर, ये जो असाइनमेंट दी थी असाइनमेंट का क्वेश्चन 9। कल हमने पढ़ा क्या था? सर हमने रिपोर्ट टू ऑफिशियल लिक्विड, रिपोर्ट ऑफिशियल लिक्विड, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू ऑफिशियल रिपोर्ट बताया। दोनों में एग्जाम में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलेगा आप रिपोर्ट पे पहुंच जाएंगे, रिपोर्ट बोलेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पे पहुंच जाएंगे, ऐसे नहीं करना। कल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पढ़ाया है, रिपोर्ट तो आज पढ़ाना है। कह रहा है 15 मार्च 2021 क्या हुआ था इस डेट को? कह रहा है कोर्ट ऑर्डर्ड वाइंडिंग अप XYZ लिमिटेड एंड अपॉइंटेड नवीद एज ऑफिशियल लिक्विडेटर। वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर दिया, ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया। क्या प्रोविजनल मैनेजर का जिक्र आया कहीं पे? इस केस में रेलिवेंट डेट क्या होगी? रेलिवेंट डेट एक लफ्ज आया था ना वाइंडिंग अप में, रेलिवेंट डेट क्या है? अगर प्रोविजनल मैनेजर को अपॉइंट किया हो तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल मैनेजर रेलिवेंट डेट होगी, और अगर उसको अपॉइंट नहीं किया गया डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर होगी रेलिवेंट डेट। रेलिवेंट डेट हमें चाहिए क्यों होती है? ताकि हम देख सके उससे एक हफ्ता पहले कौन कौन ऑफिसर था कंपनी में, डायरेक्टर था, चीफ एग्जीक्यूटिव, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह, CFO वगैरह, उससे भी हम इंक्वायरीज कर सकते हैं। लिक्विडेटर उससे भी इंक्वायरी कर सकता है जो पास में रहे हो। क्लियर? अब वो कह रहा है सब्जेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट नवीद में रिक्वायर हामिद फार्मर CFO ऑफ XYZ लिमिटेड who resigned 6 months before the date of binding order to prepare and submit a statement of affairs. Can official liquidator require हामिद to prepare statement? क्या हामिद से कह सकते हैं हामिद तो जॉब छोड़ के चला गया 6 महीने पहले ही, 1 साल तक भी अगर है तो कह सकते हैं, क्योंकि 1 साल से कम अरसा हुआ है इसलिए रिक्वायर किया जा सकता है इसको। यस। अगला पार्ट क्या है? कह रहा है इफ सो व्हाट रिम्यूनरेशन हामिद कैन रिसीव? रीजनेबल रिम्यूनरेशन ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट्स। क्लियर? छोटा सा क्वेश्चन क्लियर हो गया जी। पहला आज का हमारा मकसद पूरा हो गया, डिस्कशन और प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब आते हैं रिपोर्ट बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर की तरफ। रिपोर्ट बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर। व्हेन टू सबमिट रिपोर्ट? रिपोर्ट कब सबमिट करवानी है? जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज आफ्टर रिसीट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बट विद इन 60 days फ्रॉम वाइंडिंग अप ऑर्डर। फ्रॉम रिसीट ऑफ स्टेटमेंट नहीं, फ्रॉम वाइंडिंग अप ऑर्डर। यानी लिक्विडेटर ने जो रिपोर्ट सबमिट करवानी है कोर्ट को, रजिस्ट्रार को, कब करवानी है? जितना जल्दी हो सके, लेकिन विद इन 60 days ऑफ वाइंडिंग अप।
ये विद इन 60 डेज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वसूल करना नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कितने दिनों में सबमिट करवानी होती है सीईओ सीएफओ वगैरह ने? 15 दिन बाद। विद इन 15 डेज फ्रॉम। क्या ये पीरियड एक्सटेंड हो सकता है? 2 सवाल, कितने अरसे तक? 45 डेज फ्रॉम वाइंडिंग अप ऑर्डर। और कौन एक्सटेंड कर सकता है? प्रोविजनल मैनेजर, ऑफिशियल लिक्विडेटर और कोर्ट। शाबाश। तो ये 60 डेज, ठीक है। इसके लिए टाइम रिपोर्ट सबमिट कराने के लिए क्या टाइम है? 6 विद इन 60 फ्रॉम वाइंडिंग अप ऑर्डर। व्हेन टू whom टू सबमिट रिपोर्ट? कोर्ट को, और साथ ही साथ एक सर्टिफाइड कॉपी रजिस्ट्रार को भी। इसमें भी वैसे एक्सटेंशन हो सकती है अगर कोर्ट को अप्लाई करें, ठीक है। इस केस में भी एक्सटेंशन हो सकती है। व्हाट पर्टिकुलर्स ऑफ रिपोर्ट शैल कंटेन। अब आपने मुझे बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाला ही है या उससे कोई डिफरेंट चीज़ है। एक आधी शायद डिफरेंट है। डिटेल्स ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग देयर लोकेशन एंड करंट वैल्यू साइंड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ये सेम है, हाँ सिर्फ वैल्यूअर नहीं थे, हाँ लोकेशन वगैरह थी। एसेट्स की वैल्यू शायद नया कंसेप्ट है, वैल्यू उसमें नहीं था अफेयर्स में से, तो वैल्यू को अंडरलाइन कर लें कि अब की बार एसेट्स की मार्केट वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। फिर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, नहीं इसको अंडरलाइन कर लें, वैसे ये रूटीन ही है, बहरहाल कर लें। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एमसीक्यू में टेस्ट कर सकता है। अमाउंट ऑफ ऑथोराइज्ड एंड पेड अप कैपिटल, ये न्यू है, इसको भी ठीक कर लें। एग्जिस्टिंग एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग पर्टिकुलर्स ऑफ क्राइटेरिया शोइंग सेपरेटली सिक्योर्ड डेट, अनसिक्योर्ड डेट विद पर्टिकुलर ऑफ सिक्योरिटी गिवन। ये पुराना ही है, ये पुराना ही है, तकरीबन पुराना ही है। इसमें भाई उधर ही क्राइटेरिया था ना, और सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड की अलग-अलग क्लासिफिकेशन क्यों बनाते हैं? ताकि हमें पता चले हमने किस तरतीब से पैसे देने हैं। पहले किसको पैसे देते हैं? अनसिक्योर्ड को, अनसिक्योर्ड को, सिक्योर्ड को। शाबाश। सिक्योर्ड क्राइटेरिया प्रायोरिटी पे होते हैं, वरना सिक्योर्ड रजिस्टर करने का फायदा। रिसीवेबल एंड अमाउंट लाइकली टू बी रियलाइज्ड अलोंग विद नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ डेटर्स, ये भी पुराना ही है। अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी, ये नया लग रहा है, ऐसा ही है। फिर डिटेल्स ऑफ सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? ऑनगोइंग, जो चल रहे हैं, क्योंकि जब क्या ऐसा पॉसिबल है जब वाइंडिंग अप ऑर्डर हो तो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हो। एक बड़ा मसला वाइंडिंग अप में ये होता है कि क्या वो जो कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोसेस हैं उन्हें कंप्लीट किया जाए कि उन्हें यहीं पे ब्रीच करके डैमेज खत्म किया जाए। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? ये डिपेंड करता है, आगे चल के आप देखेंगे लिक्विडेटर साथ में एक सजेशन देता है कि क्या कंपनी को मजीद ये ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनको चला के ख़त्म करना चाहिए या कि इनको भी कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट भी एज इट इज स्टेज पे ख़त्म कर दें। क्या कॉन्ट्रैक्ट को, ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना चाहिए कि नहीं, ये लिक्विडेटर सजेशन देगा। आगे चल के आप देखेंगे रिपोर्ट के नीचे वो हिसाब किताब लगाता है। अगर बेनिफिशियल हो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना तो वो क्या सजेशन देगा कि मजीद को चलाएं थोड़ा देर कंपनी को और ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म, क्योंकि इनसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट आएगा। और अगर मजीद चलना नुकसानदेह हो वो कहेगा इसको खत्म करते। तो इसीलिए सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, जॉइंट वेंचर, कोलैबोरेशन वगैरह, यानी जो ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी लिस्ट साथ आएगी। ये नया कंसेप्ट है, इसको टिक कर लें। और ये नीचे एक और कंसेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें लिक्विडेटर सजेशन देता है कि क्या एज ऑन बेसिस पे, इमीडिएट बेसिस पे कंपनी वाइंड अप कर देनी चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए ताकि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट हो सके, क्योंकि उसमें प्रॉफिट आएगा। जो भी बेनिफिशियल है लिक्विडेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्ट को बता देगा, आगे कोर्ट जो फैसला करे। डिटेल्स ऑफ ट्रेडमार्क्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपनी। इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स थे जिसमें स्टेटमेंट में नहीं थे, ये नया कंसेप्ट है, इसको भी कर लेते। डिटेल ऑफ लीगल केसेस फाइल्ड बाय आर अगेंस्ट द कंपनी, ये शायद था ये सूट्स वाला, उधर सूट्स पेंडिंग सूट्स, हाँ जी। डिटेल ऑफ होल्डिंग आर सब्सिडरी कंपनीज, ये नया कंसेप्ट है, इसको टिक करें।
एनी अदर इंफॉर्मेशन विच कोर्ट में डायरेक्ट और ऑफिशियल लिक्विडेटर में कंसीडर दिस, और भी कोई बैलेंस जरूरी हो तो बता दें, ठीक है। जो भी जस्ट एंड इक्विटेबल, आपको होता है एंड पे कोई ना कोई लाने पॉइंट रखा होता है, खाली खाना कि जो भी फिट करना होना इधर फिट कर देंगे, बाकी चीज। एनी अदर इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल लिक्विडेटर शैल आल्सो report on manner in which company was formed or promoted and whether any fraud has been committed by person involved in formation, promotion or liquidator investigation करके ये भी बताएगा कंपनी इन हालात तक कैसे पहुंची, क्या इसका ये मतलब कि कंपनी को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया, ये रीज़न बने कि किसी डायरेक्टर वगैरह ने बड़ा फ्रॉड किया है और ये कंपनी के खात्मे का बायस बने। ये जो कंपनी को जवाल आया इसकी वजह क्या थी? देखिए ये तो ऊपर उसका वो क्रियाक्रम कर रहे हैं ना बाबा, ख़त्म, दफन, वाइंडिंग अप, टाटा कर रहे हैं उसको, लेकिन उसकी रीज़न क्या बने ये भी लिक्विडेटर रिपोर्ट करेगा। के कंपनी की जो प्रमोशन फॉर्मेशन हुई थी या कंपनी रिपोर्ट ऑन मैनर किस तरीकाकार के मुताबिक चल रही थी, गुड मैनर में चल रही थी कि बैड मैनर में चल रही थी, वजह भी तो सामने आए ना, ताकि अगर किसी डायरेक्टर फ्रॉड है तो उससे भी पैसे लिए जाए, वरना डायरेक्टर वगैरह रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। लेकिन अगर कोई डायरेक्टर ने 2 नंबरी करके फ्रॉड किया है, कंपनी इन हालात को पहुंची है, तो उससे प्ली बार्गेनिंग अगर हो सके तो कर लें उससे। मेक रिपोर्ट ऑन वायबिलिटी ऑफ बिजनेस आर ऑन स्टेप्स विच में मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ एसेट, ये वो बात है जो आपको बता रहा हूं। वायबिलिटी ऑफ, क्या बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना वायबल है कि नहीं, ठीक है। अगर तो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स प्रॉफिटेबल है तो बिजनेस को कुछ अर्सा मजीद कंटिन्यू किया जाता है। अगर सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, सबसिस्टिंग ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है तो बिजनेस वायबल नहीं है, उधर ही बंद करते हैं। मेक फर्दर रिपोर्ट्स इफ डायरेक्टेड बाय कोर्ट, कोर्ट और जो कहेगा लिक्विडेटर बिल्कुल करेगा, लिक्विडेटर काम क्या उसका, और कोर्ट जो कहे वो मानना। कंटेंट्स क्लियर, खत्म। 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे हो गए कंप्लीट। पहला कौन सा था? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वो क्वेश्चन था उसका। अभी ये कौन सा है? रिपोर्ट्स। पहला क्वेश्चन टारगेट था आज का, वो डिस्कस कर लिया, अब रिपोर्ट डिस्कस। अब क्या करना है? अदर मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। क्या वाइंडिंग अप के मजीद कुछ मोड्स हैं? अभी हमने कौन सा मोड पढ़ा? वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। क्या मजीद कोई मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप है? यस है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप और वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट। वॉलंटरी वाइंडिंग अप क्या कहता है? अच्छा, आप में से किसी ने कैफ फॉर बिजनेस लॉ पढ़ा है? पढ़ा है? उसमें अच्छा वो पढ़ के आए हैं, बेहतरीन। उसमें पार्टनरशिप का टॉपिक होता था, वो भी पढ़ा है। उसमें पार्टनरशिप की टाइप्स होती थी। एक होती थी पर्टिकुलर पार्टनरशिप और एक कौन सी होती थी? पार्टनरशिप एट विल। शाबाश। पर्टिकुलर पार्टनरशिप कौन सी होती थी, बता सकते? जो किसी स्पेसिफिक पीरियड या पर्पस के लिए हो, जैसे ही वो पीरियड या पर्पस कंप्लीट होता है, ऐसे ही है। उसी तरह क्या कंपनी के आर्टिकल्स में ये लिखा जा सकता है कि कंपनी एक स्पेसिफिक पीरियड या पर्पस के लिए बनाई जाएगी? क्या लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। लेकिन कंसेप्ट इसमें क्या है? अगर वो पीरियड या पर्पस कंप्लीट हो जाए, क्या कंपनी ऑटोमेटिकली वाइंड अप हो जाएगी कि उसे वो चूंकि प्रोसेस ऑफ लॉ से क्रिएट हुई है तो उसके लिए भी प्रोसेस ऑफ लॉ चाहिए, उसके लिए भी प्रोसेस ऑफ लॉ चाहिए, ठीक है। तो ये है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी वाइंडिंग अप में क्या कह रहा है? वाइंडिंग अप किन सर्कमस्टेंसेस में वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो सकती है? एक तो हमने पढ़ा था ना, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट किन सर्कमस्टेंसेस में हो सकती है, वो याद है क्या? वाइंडिंग अप बाय कोर्ट किन सर्कमस्टेंसेस में हो सकती है? भाई को याद है क्या? बताइए, किन सर्कमस्टेंसेस में हो सकती है? नहीं यार,
भाई वो डेट वाली बात, क्रेडिटर डेट, वो 1 लाख, अनलॉफुल बिजनेस वगैरह याद है, वो एग्जांपल्स नहीं, रहने दे। अब हम उसी तरह जिस तरह वो केस पढ़ा था वाइंडिंग अप बाय कोड कैसे हो सकती है, आज हम पढ़ रहे हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप कैसे हो सकती है। गौर से सुन ले, कह रहा है इफ आर्टिकल्स फिक्स ड्यूरेशन एंड पीरियड इज एक्सपायर्ड और आर्टिकल स्टेट इवेंट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ कंपनी एंड दैट इवेंट अकर्स, यानी अगर किसी पर्पस पीरियड के लिए आई है, पीरियड पूरा हो गया, किसी पर्पस या इवेंट के लिए बनी थी, वो इवेंट या पर्पस अकर हो गया, कोई डैम वगैरह बनाना था बन गया, 2 साल के लिए कंपनी बनानी थी, 2 साल गुजर गए, तो आप सिंपल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके वाइंडिंग अप कर सकते हैं, वॉलंटरी वाइंडिंग अप, क्योंकि इसका मकसद तो पूरा हो ही गया। लेकिन अगर वो थी पार्टनरशिप एट विल की तरह, अगर तो वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप की तरह थी कंपनी, तो सिंपल रेजोल्यूशन से वाइंडिंग अप हो जाएगी उसकी। लेकिन अगर वो पार्टनरशिप एट विल की तरह थी, यानी उसमें कोई स्पेसिफिक इवेंट या पीरियड मेंशन नहीं किया गया था, आप फिर भी वाइंडिंग अप बाय वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर सकते हैं। लेकिन अब की बार कैसे करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन से। ये बात नहीं ना समझ आई? पक्का? तो मुझे बताइए, जो वाइंडिंग अप बाय कोड करने हैं उसके लिए कौन सी रेजोल्यूशन चाहिए? वो कोई भी नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह। क्या मेंबर्स खुद रेजोल्यूशन पास करके वाइंडिंग अप बाय कोड कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। कौन सी रेजोल्यूशन चाहिए? और स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। कौन सी रेजोल्यूशन चाहिए? स्पेशल वाली। ये रेजोल्यूशन है, चाहे नहीं है। स्पेशल वाली नहीं, स्पेशल वाली रेजोल्यूशन नहीं होती, स्पेशल रेजोल्यूशन होती है। स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। ठीक है जी। कमेंसमेंट कब होगी? देखें, जो वाइंडिंग अप बाय कोड थी उसकी कमेंसमेंट कब होती थी? जैसे ही ऑर्डर नहीं, खुदा का खौफ करे, ये पढ़ क्या है, पिटीशन फाइल करते थे। क्वेश्चन किया था हमने ये। जैसे कोर्ट को पिटीशन फाइल की जाती है, कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप बाय कोर्ट उस दिन से स्टार्ट हो जाती है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप कब से स्टार्ट होगी? जिस दिन रेजोल्यूशन पास होगी। जिस दिन वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए कि अगर गलत इसने बताया ना, क्लास में किसी को चाहे नहीं मिलने। वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए कौन सी रेजोल्यूशन चाहिए? सर पहले डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? अगर आर्टिकल्स में कोई टाइम या इवेंट फिक्स कर दिया जाए और वो टाइम या इवेंट हो चुका है, तो फिर सिंपल रेजोल्यूशन के जरिए से। और अगर अदरवाइज ऐसा नहीं है तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन के। शाबाश। अच्छा मुझे बताइए, क्या आर्टिकल में फिक्स किया था 3 साल के लिए कंपनी बनानी है, 1.5 साल के बाद कंपनी वाइंड अप करना चाहते हैं, कौन सी रेजोल्यूशन? स्पेशल वाले। क्यों? वो आर्टिकल में लिखा तो हुआ है लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। शाबाश। जब कंपनी अपनी कुदरती मौत मरे तो उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, और जब उसको हाँ जहर देना हो तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन है। भाई ठीक, क्लियर? इनवॉलंटरी वाइंडिंग अप लिक्विडेटर कौन बाइंड करता है? कंपनी करेगी। उसके लिए लफ्ज लिक्विडेटर होता है, नॉर्मली ऑफिशियल लिक्विडेटर नहीं होता, हालांकि काम उसके भी वही होते हैं। जॉब वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट, ये कब होगी? ये अब देखें 3 मोड थे, हर मोड में आपको क्लियर होना चाहिए इसके सर्कमस्टांसेस क्या हैं। सबसे ज्यादा अहम सर्कमस्टांसेस हैं वाइंडिंग अप बाय कोर्ट की, फिर वाइंडिंग अप वॉलंटरी वाइंडिंग अप की, और अब है सब्जेक्ट टू सुपरविजन। ये वाइंडिंग अप कब होगी? कह रहे हैं इफ कंपनी हैज पास्ड ए रेजोल्यूशन फॉर। अच्छा, रेजोल्यूशन के साथ लिखा नहीं हुआ कौन सी, तो कोई भी चलेगी। जिस रेजोल्यूशन के साथ ना लिखा हो ऑर्डिनरी के स्पेशल, उसका मतलब क्या होता है? कोई भी चलेगी। इफ कंपनी हैज पास्ड ए रेजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप, कोर्ट ऑन इट्स ओन
आर ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंटाइटल्ड पर्सन, या इंटाइटल्ड पर्सन की एप्लीकेशन पे कोर्ट खुद से या इंटाइटल्ड पर्सन की एप्लीकेशन पे ऑर्डर कर सकती है कि बाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट होगी। यानी कि कोर्ट को खुद लगे कि बाइंडिंग अप का काम सही नहीं हो रहा, या कोर्ट अप्लाई कर दे इंटाइटल्ड पर्सन कौन है वो उसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन इसका मतलब अल्लाह ने कोई ना कोई लिस्ट दी होगी, तो वो कोर्ट के पास आ जाए, कोई क्रेडिटर है, कोई मेंबर है, कोई डायरेक्ट कि सर ये बाइंडिंग अप सही नहीं हो रही, तो कोर्ट क्या कहेगा? कोई कहेगा अच्छा मैं निगरानी करता हूँ, सुपरविजन। ये इंटाइटल्ड पर्सन सेम जो पहले पढ़े वो भी हो सकते हैं, उनके अलावा कोई और भी हो सकते हैं। तो बाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट कैसे होगी? क्या वॉलंटरी बाइंडिंग अप की रेजोल्यूशन पास हो जाए, वॉलंटरी बाइंडिंग अप की रेजोल्यूशन पास हो जाए और उसके बाद कोर्ट खुद से या इंटाइटल्ड पर्सन अप्लाई करे तो उसे कन्वर्ट करके क्या हो जाएगी वो? सब्जेक्ट टू सुपरविजन। क्लियर? इसमें कोर्ट नजर रखेगा, कोई गड़बड़ हुई तो फिर इंटरफेयर करेगा, वरना बाइंडिंग अप चलने देगा। कोर्ट शैल हैव सेम पावर, सेम ज्यूरिसडिक्शन ओवर लीगल प्रोसीडिंग एज अंडर बाइंडिंग अप बाय कोर्ट। कोर्ट की वही पावर्स होंगी जो बाइंडिंग अप बाय कोर्ट में होती। सुपरविजन में भी वही पावर्स होंगी जो कि बाइंडिंग अप बाय कोर्ट में है। यानी फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी पावर कौन सी होती है बाइंडिंग अप बाय कोर्ट में? पावर टू रिप्लेस। क्या और भी कोई पावर्स होती हैं कोर्ट के पास? कौन सी पावर होती हैं बाइंडिंग अप बाय कोर्ट में? कोर्ट के पास ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट करने के अलावा और कौन सी पावर्स होती हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को एक्सटेंड करने की पावर, प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट करने की पावर, प्रोविजनल मैनेजर की अथॉरिटीज को रिस्ट्रिक्ट करने की पावर, ठीक है। और कोई और भी रिपोर्ट सबमिट करवाने का ऑर्डर दे सकती है कोर्ट। ये मुख्तलिफ जगह पे पॉइंट लिखे हैं, हमने स्पेसिफिकली कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़े, लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले लिखने पड़ते हैं। जैसे हमने डायरेक्टर्स रिपोर्ट के एलिमेंट्स तो पढ़े हैं, लेकिन आपको याद है क्वेश्चन में उसने पूछ लिया था कि डायरेक्टर रिपोर्ट में कौन से एलिमेंट्स हैं जो शेयर कैपिटल से रिलेट करते हैं। तो हम एक एक को सामने रख के देखना पड़ा था ये शेयर कैपिटल से रिलेट करता है कि नहीं करता। तो रिसीट पेमेंट तो हमने कर लिया था, वो अंडर राइटिंग एग्रीमेंट भूल गए थे, वो भी शेयर कैपिटल से रिलेट करता था नहीं। तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप क्लियर? वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट क्लियर? तो क्या वॉलंटरी वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन में कन्वर्ट हो सकती है? कैसे? कोर्ट ऑन इट्स ओन और ऑन एप्लीकेशन बाय इंटाइटल्ड पर्सन। जी, वॉलंटरी वाइंडिंग अप में ड्यूरेशन फिक्स की गई है? नहीं, ड्यूरेशन भी है और इवेंट भी है। अब ये करके सिर्फ ड्यूरेशन फिक्स की गई है। ड्यूरेशन फिक्स की गई है तो फिर हमने इवेंट को नहीं देखना, ड्यूरेशन या इवेंट में से कोई एक चीज फिक्स की जाती है। अगर दोनों कर दे तो फिर विच एवर इज अर्लियर वाला रूल लगता है, ठीक है। दोनों में से एक, और जो चीज आपने फिक्स कर दी फिर उसी को देखेंगे। अगर फिक्स किया कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए कंपनी बनाई जा रही है तो प्रोजेक्ट अब 2 साल चले या 20 साल चले, जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है कंपनी एग्जिस्ट कर रही है। और जब प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो कंपनी क्या होगा? ऑटोमेटिकली वाइंड अप नहीं होगी, ऑटोमेटिकली थोड़ी होगी, क्या करना पड़ेगा? और जब तक रेजोल्यूशन पास नहीं करते कंपनी वाइंड अप नहीं होगी। जब तक रेजोल्यूशन पास नहीं करते कंपनी वाइंड अप नहीं होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे, कन्वर्जन ऑफ फाइंडिंग अप, कन्वर्जन ऑफ मोड ऑफ फाइंडिंग अप। एक मोड से दूसरे मोड में कन्वर्जन हो सकती है। अब आपने ध्यान से देखना है कि किस मोड से किस में कन्वर्जन की बात कर रहा है। कह रहा है इफ ए कंपनी इज बीइंग वाउंड अप वॉलंटरी आर सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट, इंटाइटल्ड पर्सन कैन फाइल ए पिटीशन टू कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। इसमें भी इंटाइटल्ड पर्सन आ गया, ठीक है। अब इंटाइटल्ड पर्सन ये वही वाले भी हो सकता है जो किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में पढ़े थे, 2 में क्या 3 में? वो डब्बे में जो लिस्ट पड़ी थी 2, 3 में। इसका मतलब ये हुआ अगर कंपनी की वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रही है
और इंटाइटल्ड पर्सन उसे चाहते हैं कि सब्जेक्ट टू सुपरविजन में कन्वर्ट हो, वो भी कोड को एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 में पढ़ा हमने। और अगर वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रही है और इंटाइटल्ड पर्सन चाहते हैं कि वाइंडिंग अप बाय कोर्ट हो, सुपर सब्जेक्ट टू सुपरविजन नहीं, बाय कोर्ट करे ही कोर्ट, तो भी इंटाइटल्ड पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। यानी वॉलंटरी वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन में भी कन्वर्ट हो सकती है, बाय कोर्ट में भी कन्वर्ट हो। ये समझ आई बात? आई? आगे देखिए। Court shall make winding up order on such petition only if it is satisfied that existing winding up mode cannot be continued with due regard to interest of creditors, contributors or to public। यानी यूँ देखे सिर्फ डाउनग्रेड से अपग्रेड की तरफ गया है वो, अपग्रेड से डाउनग्रेड की तरफ नहीं गया। उसने कहा वॉलंटरी को सब्जेक्ट टू सुपरविजन में कर सकते हैं, वॉलंटरी को बाय कोड कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू सुपरविजन को बाय कोड कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट को वो कोई रास्ता नहीं दिखाया उसने। ठीक है। और कोर्ट ये ऑर्डर करते हुए किसको सामने रखेगा? किसको सामने रखेगा? इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर, कंट्रीब्यूटरीज एंड पब्लिक इंटरेस्ट को किसको सामने रखेगा? क्रेडिटर्स को। पिछली क्लास में मेरा कप रह गया था इसलिए सबसे पहले अब मैं नहीं हुआ ऐसा, कभी कुछ भी नहीं हुआ। आज हो गया फिर। आज क्या? इंटर वाला बच्चा जो आर्टिकल कर रहा है वो भी आपकी सीला की क्लास में है। सी इंटर का बच्चा जो आर्टिकल कर रहा है वो भी सीला की क्लास लेने है, वो पिछली क्लास में भी बैठा था। नहीं चले आगे चलते हैं। आगे भाई कन्वर्जन वाली बात समझ आ गई? इसके साथ ही हमारा कंप्लीट, सारे डिस्कशन भी कर लिए, रिपोर्ट बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर भी, अदर मोड्स ऑफ फाइंडिंग का भी पढ़ लिए और कन्वर्जन ऑफ मोड्स ऑफ फाइंडिंग का भी कर लिए। क्लियर जी? बाकी कुछ रह तो नहीं गया? अच्छा अब मुझे ये बताइए कि क्या पूरे कोर्स में चलते हुए किसी चैप्टर में बाजू का ऐसे होता है ना, कोई ज़रा हट के चीज़ आती है तो बाजू का टीचर उसे कहता है पेंडिंग कर ले, तो कोई चीज़ पेंडिंग तो नहीं मैंने करवाई थी? पक्का? आज आपने घर जाके काम करना है, एक दफ़ा जल्दी जल्दी ना सारे पेजेस देखने हैं, मैं भी चेक करूंगा, कोशिश करूंगा, आपने भी करना है, क्रॉस चेक हो जाएगा कि कहीं कोई एक भी कंसेप्ट तो ऐसा नहीं है जो रह गया हो। ठीक है। और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स ICAP के बुक कंसल्ट कर रहे हैं वो ICAP की बुक से देख लें कि कहीं कोई एक, देखें याद नहीं हुआ भी वो अलग बात है, मैंने पढ़ाया नहीं ये चेक करना है आपने। ये चेक नहीं करना कि आपको याद नहीं रहा या आपको समझ नहीं आया, वो बाद में देखेंगे, वो रिवीजन क्लास में देखेंगे। अभी तो पहले मैं अपनी जिम्मेदारी को इंश्योर करना चाह रहा हूं कि क्या सिलेबस में एक एक चीज़ मैंने पढ़ा दी कि नहीं। तो आपने क्या करना है, आज घर जाके चेक करना है किताब से, हमारी वाली किताब से या ICAP की बुक से, एक एक घर जाके, भाई अभी ना करें, घर जाके तसल्ली से कीजिएगा। ठीक है। कि कहीं पे कोई एक कंसेप्ट भी रह गया हो आपने बताना है ताकि हम इसको ये नेक्स्ट वीक में ही इसको कंप्लीट कर लें। क्लियर जी? रिवीजन क्लासेस कब तक चलेंगी? कब से? मंडे से स्टार्ट। आज आप लेक्चर प्लान दिया, मिला आपको लेक्चर प्लान? नहीं मिला? चले कोई नहीं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें देखेंगे, उसमें रिवीजन का काम भी है। आज रिवीजन का, कल संडे है ना, कल संडे है तो आपका रिवीजन कर सकते हैं यहाँ पे। अब तो हम 1 by 1 MCQs वॉल्यूम 2 और पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस के जरिए रिवीजन करेंगे। आपने ये लाजमी करना। देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। आपने क्लासेस दूसरे सब्जेक्ट की काउंटिंग वगैरह की क्लास लेने के लिए आना तो है ही, साथ साथ ये काम भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। साथ साथ आपका इस एक हफ्ते के अंदर भी पूरा सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। थोड़ा सा सिर्फ आपने 1 से 1.5 घंटा डेली, 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप डेली ये 1.5 घंटा दे देना अगले एक हफ्ते में, इंशाल्लाह आपका एक हफ्ते में पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। और इसका फ़ायदा आपको इस वक्त बर्डन फील हो रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा आपको आखिरी महीने में होगा, क्योंकि आखिरी महीने में नया कंसेप्ट थ्योरी का याद नहीं होता, पुरानी रिवीजन हो जाती है, नया कंसेप्ट आखिरी महीने में कम से कम मेरे साथ ऐसा था नहीं होता, क्योंकि प्रेशर होता है ज़्यादा और याद करने समझने के लिए ना थ्योरेटिकल कंसेप्ट पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। आखिरी महीने में पीस ऑफ माइंड नहीं होता स्टूडेंट के पास। तो इसीलिए आपने क्या करना है,
ये डेली रिवीजन का काम करते जाना है। आज हमारा ऑफिशियली सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मंडे से हमारी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होगी। एक चीज़ रह गई, इस चैप्टर के एमसीक्यूज। तो चलें, अभी टाइम भी है, मौसम भी अच्छा है, चाय का कप भी है। घर से नहीं, इधर ही घर से करके आएंगे। इतना आपके पास 7 मिनट का टाइम है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप भी चाय का ऑर्डर कर दें घर वालों को, और इस चैप्टर 12 के एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। शाबाश, अभी से जी पॉज कीजिएगा थोड़ी देर। चलिए जी, अब हम एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते हैं। चैप्टर वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी में बी वॉलंटरी सब्जेक्ट टू सुपरविजन और कंपल्सरी, या एनी ऑफ द अबव, एनी ऑफ द अबव, ठीक है, डी ऑप्शन का। और हर एक की सर्कमस्टेंसेस याद है आपको? किस केस में सबसे ज्यादा सर्कमस्टेंसेस हैं? वाइंडिंग अप बैकवर्ड। और किस में सबसे कम है? टू सुपरविजन के वॉलंटरी वाइंडिंग अप। हाँ जी, सब्जेक्ट सुपर उसमें एक ही है कि वो पिटीशन कर दें, हाँ। वरना जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप है उसमें 2 है, एक ऑर्डिनरी सिंपल रेजोल्यूशन वाली, एक स्पेशल रेजोल्यूशन वाली। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी। सेकंड, ए कंपनी में बी वाउंड अप बाय द कोर्ट इफ द कंपनी हैज मेड ए डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर। लग रहा है कि ठीक कह रहा है, लेकिन एक लफ्ज की वजह से प्रॉब्लम, एंड की वजह से। एंड दोनों नहीं, एक भी अगर सबमिट ना करवाई ना 2 कंसेक्यूटिव सालों की वजह से, तो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट हो सकती है। इसलिए एंड वाली स्टेटमेंट नहीं, आर वाली बी स्टेटमेंट करेक्ट है, बी स्टेटमेंट करेक्ट है। और फिर फाइनेंशियल फॉर 3 ईयर्स नहीं, 2 ईयर्स का कंसेप्ट है। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? 2 में बी। थर्ड, द प्रमोशन आर द कैरिंग ऑन ऑफ एनी स्कीम और बिजनेस शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अनलॉफुल एक्ट, शैल नॉट बी डीम्ड, नॉट को अंडरलाइन करना है। जब अनलॉफुल नहीं होगी, कब अनलॉफुल नहीं होगी? The scheme involves raising unauthorized deposits from general public, including a referral marketing, multi-level marketing, pyramid, Ponzi scheme, unlawful है। Scheme involving raising deposits from general public against issue of securities of a body corporate to the public after due approval of prospectus। हाँ, prospectus अप्रूव करके जब पब्लिक से पैसे नहीं ले, वो इलीगल नहीं है, वो ठीक है। तो यही ढूंढना था, बी को करेक्ट कर लें। लेकिन लर्निंग के लिए सी और डी भी पढ़ते हैं कि वो क्यों गलत है। सी, a scheme whereby in return for a deposit of sum of money in cash or by means of coupons any right or benefit determined by chance is assured or promised। अनलॉफुल बाय चांस, ये तो वो वेजरिंग एग्रीमेंट की तरफ चली जाती है ना बात। A scheme or any other business activity notified by commission to be against public policy or moral hazard, कमीशन ने कह दिया तो वो तो अनलॉफुल है ही है जी। सी में हाँ प्रॉमिस भी लिखा, तो बाय चांस है ना। बाय चांस का मतलब क्या? टास्क करते हैं, हेड है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, टेल है, तू मुझे पैसे देना, ये बाय चांस ही है। जो प्रॉफिट होता है ना जेन्युइन, वो बाय स्किल होता है, बाय चांस नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस ए कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अनएबल टू पे इट्स डेट्स? अनएबल टू पे इट्स डेट्स याद है? 1 लाख और कितने दिन? 30 दिन। If a creditor of rupees 5 million duly paid a demand requiring the company to pay the sum so due and the company has for 21 days neglected to pay, 5 million 1 लाख से ज्यादा है, ये ठीक है, ये क्वालिफाई करता है। 21 डेज क्वालिफाई नहीं करता, नहीं, ये अनेबल टू पे डेट नहीं है, 9 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। B, if a creditor of rupees 5 million duly made demand requiring the company to pay the sum due and the company has for 30 days they are neglected to pay, ये ठीक है। 1 लाख, लेकिन उधर तो 1 लाख था, 1 लाख और मोर था, एग्जैक्टली 1 लाख थोड़ी था, 1 लाख और मोर, तो ये 5 मिलियन है, ये क्वालिफाई करता है अमाउंट को भी और डेज को भी, 30 डेज हो गए। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? बी, शाबाश। 5 नहीं, ये क्वेश्चन थे 1 लाख की वजह से, क्यों? 5 मिलियन 1 लाख से ज्यादा होता है। 5, in which of the following situation a contributor shall be entitled to present a petition for winding up a public company? नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस बिलो 3 कर सकता है अगर पब्लिक कंपनी है तो।
और शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच हिज कंट्रीब्यूटरी हैव डिवॉल्व्ड ऑन हिम थ्रू डेथ ऑफ शेयर, बिल्कुल ये भी कर सकता है, इसमें उसे 180 डेज वाला जिक्र नहीं किया, चल वो इरेलीवेंट हो जाएगा। लेकिन क्या जिसने शेयर्स खुद ना खरीदे हों, डिवॉल्व हुए हों, वो कर सकता है एप्लीकेशन, बिल्कुल वो भी अप्लाई कर सकता है। 180 डेज कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पे चूंकि उसने जिक्र नहीं किया ना, इसलिए हम उस तरफ बात नहीं लेके जाएंगे। यहाँ पे उसका कहना है कि जिसने शेयर्स खरीदे नहीं है उसको विरासत में मिले हैं, वो पिटीशन फाइल कर सकता है कि नहीं? वो भी कर सकता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हुई बोथ 1 and 2, डी ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? डी। 6. Commission shall be entitled to present a petition for the winding up of company without any investigation into affairs of the company. Without investigation भी वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है कमीशन, बगैर इन्वेस्टिगेशन के भी। हमने तो बड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। उसके नीचे एक्सेप्शन भी थी। क्या एक्सेप्शन थी? लाइसेंस सोल बिजनेस, उसका लाइसेंस हो जो कि रिवोक हो जाए। तो इफ द कंपनी इज कैरिंग ऑन ए बिजनेस नॉट ऑथोराइज्ड बाय मेमोरेंडम, नहीं, इसमें पिटीशन फाइल कर सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। सोल बिजनेस होता है कंपनी लाइसेंस एक्टिविटी लाइसेंस इज रिवोक्ड, हाँ इसमें नहीं जरूरी। बी ऑप्शन करेक्ट है। और इफ द बिजनेस ऑफ कंपनी इज बीइंग कंडक्टेड इन मैनर ऑप्रेसिव टू एनी ऑफ इट्स मेंबर और पर्सन कंसर्न फॉर, ये इसमें भी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। और गिल्टी ऑफ मैनेजमेंट, गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसयूज, अदर मिसकंडक्ट, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन जरूरी। सिर्फ किसमें इन्वेस्टिगेशन जरूरी नहीं? लाइसेंस, बी ऑप्शन। 7. वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी बाय द कोर्ट शैल बी डीम्ड टू कमेंस, ये तो एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर, ये एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल मैनेजर, आफ्टर पीरियड ऑफ 7 days, नहीं, कब? प्रेजेंटिंग द पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप। Articles of Association of PQR Limited state that the company should be dissolved after completion of a metro transportation project and handing it over to relevant authorities. Project has recently been completed, became operational, and relevant authorities have taken control of it and issued certificate in this regard. यानी प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये वो पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप वाली मिसाल कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी बनी और प्रोजेक्ट पूरा हो गया। In order to effective voluntary winding up of PQR Limited, Board of Directors need to pass resolution. ऐसे ही है? नहीं, ordinary resolution in general meeting is required या special? Ordinary. Special भी है, लेकिन required कौन सी है? Ordinary. तो B ऑप्शन करेक्ट है। कमीशन के अप्रूवल की जरूरत तो नहीं है। 9. Which of the following statement is correct in relation to appointment of official liquidator? A person shall not be appointed as provisional manager official liquidator of more than 5 companies at one point. गलत है, 3 companies. B. For the purpose of winding up company by court, commission shall maintain a panel of persons from whom the court shall appoint a provisional manager official liquidator of company. Order to yes, commission panel. हाँ इसकी एक्सेप्शन है, लेकिन इतनी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्सेप्शन याद है ना? 60% क्रेडिटर, 60% पेड अप कैपिटल ड्यू or more issued. Where a provisional manager is appointed by court, he shall always have the same power. No, liquidator से उसकी provisional manager की पावर कम भी हो सकती है, कोर्ट रिसिट कर सकता है, पढ़ा था ना? An official liquidator may resign or quit his office before conclusion. ना, सोचे भी ना, पर्सनल डिसेबिलिटी के केस में सिर्फ करवा सकता है। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? डी। अल्फा कैसे ठीक है? हाँ, शैल नॉट, तो 5 कंपनीज की लिमिट बता रहा है ना, लिमिट तो ये हाँ 5 की वजह से, बाकी ठीक है, 5 की जगह 3 होता तो फिर ठीक होता है। बी ऑप्शन करेक्ट। आखिरी 10. ए प्रोविजनल मैनेजर वाज अपॉइंटेड ऑन 24 अक्टूबर 2021 एंड बाइंडिंग अप ऑर्डर वाज इशूड बाय कोर्ट ऑन 3 जनवरी 2022। रेलिवेंट डेट कौन सी है? बाइंडिंग अप ऑर्डर वाली या अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल मैनेजर वाली? पक्का? प्रोविजनल मैनेजर को अपॉइंट किया हो तो वो डेट रेलिवेंट होती है। अगर प्रोविजनल मैनेजर को अपॉइंट नहीं किया फिर बाइंडिंग अप ऑर्डर की डेट। तो इसको अंडरलाइन करें 24 अक्टूबर। इसका मतलब है इससे 1 साल पहले तक पूछताछ कर सकता है ऑफिसर से, यानी 24 अक्टूबर 2020 तक। उससे पुराने वाले ऑफिसर से नहीं पूछ, 1 साल तक का टाइम पीरियड था ना। लिक्विडेटर के पास क्या पास्ट एम्प्लॉइज को इन्वेस्टिगेट करने का हक है?
कितने अरसे तक जो एम्प्लॉय रहा पिछले 1 साल में। अब आपने फैसला करना है कौन कौन है। फिर फ्रॉम whom the he cannot require the statement of affairs in prescribed form. जनरल मैनेजर ऑपरेशन whose last day of employment within the company was 26 दिसंबर। इससे कर सकते हैं, हमने कौन सा कैन नॉट वाला ढूंढना है। तो ये 26 दिसंबर हमारे साल है, 24 अक्टूबर 2020 तक का है, तो ये साल के अंदर आता है, पिछले 1 साल में। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर whose last day of employment since the company was 12 जनवरी 2021, ये भी पिछले 1 साल में आता है। सीनियर मैनेजर whose last day of employment with the company 18 फरवरी 2021, और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर whose last day of employment with the company was 30 सितंबर 2020, ये नहीं आता क्योंकि 24 अक्टूबर 2020 तक आता है। उससे पहले अगर कोई छोड़ गया है इन्वेस्टिगेशन, तो CF और D ऑप्शन करेक्ट होगी, इसमें इन्वेस्टिगेशन। क्लियर जी? चलिए अच्छा, अब देख लें, मेरे लिए बड़ा अपने लिए सुकून की बात है कि मैं आज आपसे कहूँ आज आप फारिग है, कल से क्लास ना हो, इस टाइम में मैं रिलैक्स किया करूँगा। लेकिन अगर मैं नहीं कर रहा क्लास से, तो हाँ, तो आपने भी थोड़ा कष्ट उठाना है, ठीक है, ताकि मिलजुल के कुछ अच्छी बेहतर तैयारी हो सके। फीस दी है ना आपने, अच्छी खासी फीस दी है ना, तो बेनिफिट भी अच्छा खासा होना चाहिए। हाँ, तो फिर आपने रिवीजन क्लासेस, ठीक है, वचन सौगंध, बस ठीक है, आई शपथ, अगले वीक में आएंगे। शाबाश शाबाश। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।